नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अप्रैल 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, यह कार्यक्रम क्या है। बेसिकली इसको 1 वीक 1 लैब के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। अब देखिए 1 वीक 1 लैब जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे CSIR हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके टोटल 37 जो CSIR लैब्स हैं, इनमें हर लैब में अपना एक स्पेसिफिक इनका काम होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक लैब है, इसमें कुछ और इनोवेशन का काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। दूसरी लैब है, उसमें कुछ और काम होता है। तो इन सारी 37 CSIR की लैब्स में जो ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो भी ये नवाचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसको प्रदर्शित करना, इनकी जो तकनीकी सफलता हासिल करी है इन्होंने, इसको सबके सामने रखना, इस वजह से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अब दुनिया भर में सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। भारत में CSIR प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा पहल एकदम सही ऑप्शन है। कृत्रिम रूप से विकसित रोगजनकों के खिलाफ असूचना विकसित करने के लिए वैश्विक सहयोग गलत। लीगो नेटवर्क के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर है हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कथन सत्य हैं। आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं। गोल्डन ट्रायंगल भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि गोल्डन क्रिसेंट हमारे पश्चिम में स्थित है। केंद्र सरकार ने समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक बहु एजेंसी समिति का गठन किया है, इसको करिए आप। अब देखिए यहां पर केंद्र सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है जो ड्रग स्मगलिंग को, और वो ड्रग स्मगलिंग कहां से होती है, समुद्र के रास्तों से, उनको मॉनिटर करेगी। इस पूरी मल्टी एजेंसी में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, प्लस इंडियन नेवी। तो इन सब के प्रतिनिधि इस एजेंसी में मौजूद होंगे और इनका मेन काम होगा किस तरीके से यहां पर ड्रग्स की तस्करी को रोका जा सकता है। अब अगर आप गोल्डन ट्रायंगल की बात करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रायंगल को दिखाता है, और भारत के पश्चिम में बात करेंगे तो वो क्रिसेंट को दिखाता है। ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये 3 देश कवर हो जाते हैं। और अगर क्रिसेंट की बात करेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, बेसिकली जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ओपीएम का। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे गोल्डन ट्रायंगल भारत के पूर्व में है, गोल्डन क्रिसेंट पश्चिम में है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने हाल ही में मल्टी एजेंसी का गठन किया है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण का एक रूप है जो वास्तविक स्वर्ण से समर्थित होते हैं। भारत में इन्हें 2007 में प्रस्तुत किया गया था। शेयर बाजारों में इनके व्यापार की अनुमति नहीं है, लेकिन इन्हें बैंकों में भुनाया जा सकता है, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर चर्चा में इसलिए आया क्योंकि गोल्ड के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये 74% इसमें यहां पर इनफ्लोज में गिरावट देखी गई है, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। अब जब हम लोग गोल्ड के ETF की बात करते हैं तो ETF का मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये क्या होती है। ये एक बास्केट होती है, किस चीज की, सिक्योरिटीज की। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, फॉर एग्जांपल X कंपनी का, Y कंपनी का, तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी का आप शेयर लेते हैं। बट अगर आप ETF से परचेस करते हैं तो ETF में ऐसी XYZ कई सारी कंपनीज के शेयर मौजूद होते हैं, तो हम इसको कंबाइंड तरीके से, यहां पर एक बास्केट, एक टोकरी है, तो उसमें हम खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जानते हैं। अब यही चीज अगर गोल्ड में करी जाती है, किस तरीके से, केवल भौतिक जो गोल्ड है, यानी कि फिजिकल गोल्ड है, आप अगर उसको खरीदते हैं तो चोरी होने का, इन सब के खतरे होते हैं। तो यहां पर हम लोग फिजिकल गोल्ड की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उसके फॉर्म में एक सिक्योरिटी परचेज करेंगे। और इसकी कीमत कैसे होती है कि 1 ग्राम सोने के बराबर ना 1 गोल्ड का जो ETF होता है वो होता है। और ये जो गोल्ड के ETF होते हैं, ये हमारे चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, तो यहां पर इनकी ट्रेडिंग करी जाती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण का एक रूप है जो वास्तविक स्वर्ण से समर्थित है, एकदम सही है। 2007 में स्टार्टिंग हुई थी। अब देखिए व्यापार की शेयर बाजारों में अनुमति नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। NSE BSE दोनों जगह इनके ट्रेडिंग की अनुमति है।
तो यहां पर पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, स्टारशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, द हिंदू में भी आर्टिकल आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया है। स्पेस एक्स ने ना अपनी सबसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रॉकेट स्टारशिप जो है, ठीक है, इसका नाम है स्टारशिप, इसकी जो फ्लाइट टेस्ट होनी थी इसको अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया, बिकॉज बताया जा रहा था जो इसके बूस्टर्स थे उसमें प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ये वही स्टारशिप है जिसके माध्यम से नासा जो है 2025 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहां पे भेजेगा, मून पे। और ये कौन सा मिशन है, आर्टेमिस 3rd मिशन, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसको बनाया किसने है, ये स्पेसएक्स का रॉकेट है, बट नासा इसको यूज करेगा अपने मिशंस में, और ये ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट है। तो डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा सकता है कि स्टारशिप हाल ही में चर्चा में रहा, इनमें से क्या था, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से नासा द्वारा विकसित अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह गलत हो जाएगा, यहां पर नासा और इसका कोई योगदान नहीं है। इसका उपयोग नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए किया जाएगा। मैंने आपको बताया 2025 में, तो यह कथन एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था निर्वाचन आयोग से संबंधित। इस वर्ष निर्वाचन आयोग जो है, इनसे बहुत ज्यादा आर्टिकल द हिंदू में भी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पूरा पैनल गठित करा गया है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति यहां पर करी जाएगी, तो ये संस्था हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। कौन से कथन सही हैं? हमें पता है कि यह बहुसदस्यीय निकाय, परंतु आज की डेट में यहां पर 3 सदस्य हैं, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। आम चुनाव और उपचुनाव इनके लिए कार्यक्रम तैयार करना गृह मंत्रालय का काम नहीं होता, ये चुनाव आयोग का काम होता है। और निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जो विभाजन और विलय होते हैं, इनसे संबंधित विवाद को निपटाता है, तो यह भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर केवल एक कथन सही है और वो है हमारा 3rd, तो बेस्ट ऑप्शन है इसका डी। आज के तथ्य में नजर डालेंगे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के ऊपर। देखिए, आने वाली 20 और 21 अप्रैल को ना नई दिल्ली के अंदर, इसको भी आप याद रखेंगे, नई दिल्ली के अंदर 30 देश आएंगे और उनके जो टोटल प्रतिनिधि हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि 170 के आसपास प्रतिनिधि 30 देशों से आएंगे और यहां पर वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करा जाएगा उसमें भाग लेने के लिए। अब बेसिकली यहां पर ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, जिस तरीके से आप देखोगे 2022 की बात करें तो यहां पर मुख्य विषय क्या रहे? कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से वॉर हो रहा है, चाइना का समय समय पर ताइवान के आसपास एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइज करना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं इस पर बात करी जाएगी। जो गरीबी है इसको किस तरीके से दूर करा जा सकता है, इवन जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो इन सब के बारे में यहां चर्चा तो होगी, मगर इनका जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा ना, वो सॉल्यूशन बेस्ड होगा जो हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं ना, जो बुद्धिज्म के अंदर टीचिंग्स बताई गई हैं गौतम बुद्धा के द्वारा, तो इनकी टीचिंग्स को लेके यहां पर हेल्प ली जाएगी कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात करी जा रही है मैक्सिको की, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, जापान और भी कई सारे देशों से प्रतिनिधि यहां पर आने हैं। अब उन प्रतिनिधि में कौन कौन होगा? जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं जो बुद्धिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो साधु सन्यासी हैं। इसके अलावा इन देशों के जो डिप्लोमैट्स हैं, ये तीनों भारत आएंगे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनसे यहां पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तो बुद्ध धर्म और शांति की बात कर रहे हैं। पर्यावरणीय संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता किस तरीके से विश्व में बनाई जा सकती है। नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, हम उसको करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। यहां तक कि जो बुद्धिज्म की विरासत है, जो इनके अवशेष हैं, इनको किस तरीके से संरक्षित करा जा सकता है, और जिस जिस देश में बुद्धिज्म है वहां के देशों के साथ हमारे संबंध जो हैं वो कैसे प्रगाढ़ करे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें इस सम्मेलन में डिस्कस होंगी। चलिए, बुद्धिज्म की बात हुई है तो मैं आपसे आज बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछता हूं। मेरे को कमेंट करके बताइए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आंसर करिएगा।
तो आज के डेली क्विज सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।